गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्ज़ाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ टॉप 10 MCQ डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। यदि आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये लेक्चर मीनिंगफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किस चैट सेवा को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच चैट सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गूगल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गूगल बार्ड। गूगल बार्ड के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह एक चैट सर्विस है जो गूगल द्वारा विकसित की गई है, जो यूजर्स के साथ बातचीत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। और इसको जो लॉन्च किया गया है वो चैट जीपीटी के विपरीत लॉन्च किया गया है। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इसमें लैम्डा पर आधारित है। यह जो है गूगल बार्ड जो लैम्डा पर आधारित है। लैम्डा का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। हालांकि वर्तमान में लैम्डा का एक हल्का संस्करण है। अगर इसके एडिशन की बात करें तो एक ये लाइट एडिशन है लैम्डा का। इस पर इंपॉर्टेंट थ्योरी देख लेते हैं। क्या गूगल बोर्ड चैट जीपीटी से बेहतर है या नहीं, इस चीज़ का हम स्टडी कर लेते हैं। गूगल बोर्ड एक सीमित रोल आउट लगता है और ये कहना मुश्किल है कि यह चैट जीपीटी से अधिक सवालों का जवाब दे सकता है या नहीं। हालांकि अभी गूगल ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि बोर्ड कितनी ज्ञान संपन्न यानी कि कितना नॉलेजेबल है। उदाहरण के लिए देखें तो चैट जीपीटी के साथ हमें यह पता चलता है कि इसकी जो ज्ञान है, इसका जो नॉलेज है वो एक लिमिटेड है, क्योंकि इसका जो नॉलेज है वो 2021 तक की घटनाओं पर बेस्ड है, यानी कि वहाँ तक ही सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा जल्द ही मोमेंटम 2.0 ऐप लॉन्च किया जाएगा? रिसेंटली बाय होम विल द मोमेंटम 2.0 ऐप बी लॉन्च्ड सून? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली मेट्रो यानी कि ऑप्शन बी। मोमेंटम 2.0 के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह मेट्रो यात्रियों के लिए सेवाओं को बुक करने, उत्पादकों को खरीदने, गंतव्य स्थानों पर ऑर्डर एकत्रित करने के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप है। इसमें जो सुविधाएं दी गई हैं यानी कि जो फैसिलिटी है उसमें सबसे पहले आता है ट्रेन लोकेशन के साथ साथ स्टेशनों पर उपलब्ध आउटलेट, शॉप्स और ATMs के बारे में ये जानकारी देगा। दूसरा, ये मेट्रो स्मार्ट कार्ड को इमीडिएट रिचार्ज करेगा। जैसे कि आपका मेट्रो का स्मार्ट कार्ड है, यदि उसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है तो इसके द्वारा हम इमीडिएट रिचार्ज कर सकते हैं, ई-शॉपिंग कर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक नया फीचर जोड़ा गया है, वो है डिजिटल लॉकर। हाल ही में DMRC ने कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर स्मार्ट बॉक्स नामक डिजिटल लॉकर स्थापित कर इन लॉकरों का इस्तेमाल ई-शॉपिंग के जरिए ऑर्डर किए गए सामान को जमा करने के लिए किया जाएगा। जैसा कि मान के चलिए आपने कोई ऑर्डर किया और आपके ऑर्डर किया हो जो प्रोडक्ट है वो रेलवे स्टेशन के पास जहाँ पर भी डिजिटल लॉकर बनाए जाएंगे वहाँ पर आपका वो रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जा रहा है? रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट मदर मिल्क बैंक इज बीइंग सेट अप? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं मदर मिल्क बैंक के संबंध में। यह उत्तराखंड गवर्नमेंट की चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है। यह उन बच्चों के लिए आशा की किरण है जिनकी माता का देहांत प्रसव के दौरान हो जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया है उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। यह चर्चा में इसलिए आई, इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिलाएं बैंक को दूध दान कर सकेंगी। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मदर मिल्क के पोषक तत्वों को नवजात शिशुओं तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन फिक्की के नए महासचिव बने हैं? रिसेंटली हु बिकेम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि शैलेश पाठक। शैलेश पाठक के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें फिक्की के नए
महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें फिक्की, फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह है भारत में सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यापार गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सुब्रकांत पांडा है। हाल ही में इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? रिसेंटली विच वॉल्केनो इन इंडोनेशिया हैज हैड ए मेजर इरप्शन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि माउंट मेरापी। माउंट मेरापी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह दुनिया के सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। हालांकि इंडोनेशिया में लगभग 130 से अधिक एक्टिव वॉल्केनो हैं जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र है जहां पर वॉल्केनोज इरप्शंस लगातार होती रहती हैं। और ये माउंट मेरापी चर्चा में इसलिए रहा है, हाल ही में इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकार्ता के पास जावा द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इसके इफेक्ट की बात करें तो इसका प्रभाव यह रहा कि राख का बादल पृथ्वी की सतह से लगभग 9600 फीट ऊपर तक दिखाई दिया और इस विस्फोट के चलते कुछ क्षेत्र जो था वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया। विस्फोट स्थल से लेकर लगभग 7 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र था उसको वहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में रखा गया। अगर बात करें हम ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में तो ज्वालामुखी की जो ओरिजिन है वो महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से होता है, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो आपस में टकराती हैं और टकराने के पश्चात ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल जीती है? रिसेंटली विच स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी फुटबॉल आफ्टर 54 ईयर्स? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसका आयोजन जो किया गया है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तहत सरकारी संस्थानों और राज्य संघों के द्वारा किया जाता है। संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें 2022 और 23 के मैच को लेकर तो इसका जो एडिशन हुआ है वो 76 में एडिशन हुआ है रिसेंटली। और ये चर्चा में इसलिए रहा कि हाल ही में 5 मार्च 2023 को कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सऊदी अरब फुटबॉल महासंघ के साथ एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। इसके तहत ये हुआ कि पहली बार संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल को उपमहाद्वीप के बाहर खेला गया, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर खेला गया। अगर इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन रिसेंटली में हुआ है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि रश्मि शुक्ला को। रश्मि शुक्ला जी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये एक IPS ऑफिसर है। यह चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इन्हें SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हम SSB के संबंध में। SSB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सशस्त्र सीमा बल। इसका जो गठन किया गया था वो 1963 में किया गया है। यह भारत सरकार के एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो नेपाल और भूटान की सीमाओं पर तैनात है। और इसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो ये होम मिनिस्ट्री के नियंत्रण में कार्य करता है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत केंद्र सशस्त्र सीमा पुलिस बलों में से एक बल है। और इसका आदर्श वाक्य की अगर बात करते हैं तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा जो इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है? रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज गिवन ए बेल आउट पैकेज ऑफ $3 बिलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका को दिया गया है। श्रीलंका के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में IMF ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है। इससे
यह लाभ होगा श्रीलंका को कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है यानी कि आर्थिक मंदी जो चल रही है उससे उबरने में इसको मदद मिलेगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो सहयोग राशि जो दी गई है वो EFF यानी कि विस्तारित निधि सुविधा के रूप में दी गई है। हालांकि श्रीलंका के साथ यह IMF का 17वां एग्रीमेंट है यानी कि 17वां समझौता है। बात करें IMF की तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसकी जो स्थापना हुई वो 1945 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2022 जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन द फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड 2022? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने 2022 का फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है। यह क्रम की अगर बात करें ये उनका सेकंड फीफा द बेस्ट अवार्ड है। फीफा द बेस्ट अवार्ड 2022 के विजेता यानी कि विनर की अगर हम लिस्ट देखें तो उसमें पहला आता है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो मिला है वो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिला है। और सेकंड जो फीफा महिला खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला है वो स्पेन की अलेक्सिया पुटेलेस को मिला है जो लगातार दूसरे वर्ष मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर की अगर बात करें तो अर्जेंटीना के एमिलियो यानी मार्टिनेज को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर की बात करें तो इंग्लैंड की मैरी एप्स को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच की अगर बात करें तो अर्जेंटीना के लियोनेल स्कालोनी को मिला है। और महिला कोच की बात करें तो इंग्लैंड की सरीना विगमैन को मिला है। फीफा पुस्कस अवार्ड की बात करें यानी कि बेस्ट गोल के लिए पोलैंड के मार्सिन ओलेक्सी को मिला है जो पहले दिव्यांग फुटबॉलर हैं। और फीफा फैन अवार्ड अर्जेंटीना के प्रशंसक हैं को मिला है। और फीफा फेयर प्ले पुरस्कार की अगर बात करें तो जॉर्जिया के लुका लोचसवली को मिला है। हाल ही में कौन वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि वो वन थोंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं वो वन थोंग के संबंध में। थोंग पार्टी के सबसे कम उम्र के पोलित ब्यूरो सदस्य हैं जो देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। ये चर्चा में इसलिए रहे हाल ही में क्या हुआ वियतनाम में जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के चलते देश के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल हुआ यानी कि वहाँ का जो टॉप लीडरशिप थी उसमें चेंजेस हुआ। इसके परिणाम स्वरूप वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 2 मार्च को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वन थोंग को चुना है। हालांकि संसद के ऑनलाइन पोर्टल के तहत ये वोटिंग हुई और इस वोटिंग के तहत जो थोंग राष्ट्रपति बने हैं उनके लिए 98.38 उनके पास वोट प्राप्त हुए उन्हें। और उन्होंने स्थान लिया है गुयेन जुआन फुंग का। और स्थान जो लिया है गुयेन जुआन फुंग का जो स्थान लिया है उसका रीज़न ये था कि भ्रष्टाचार आरोप के चलते उन्होंने जनवरी में अपना इस्तीफा दे दिया था। अगर हम वियतनाम की बात करेंगे तो वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। ये चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर समुद्र तट, नदियाँ और बौद्ध पैगोडा के लिए जाना जाता है। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो हनोई में इसकी राजधानी है। अगर इसकी करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वियतनामी डोंग है और वहाँ की जो वर्तमान PM है वो है फाम मिन चिन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।